हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2022 मतलब नीट 2022 के एग्जाम पेपर में केमिस्ट्री के एक एक क्वेश्चन का एनसीईआरटी की बुक में इतना डीपली एनालिसिस आज तक आपने नहीं देखा होगा। एक एक क्वेश्चन को मैं एनसीईआरटी में ले जाकर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक क्वेश्चन जो कि नीट 2022 का है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको जरूर फील हो जाएगा कि हमने जो एनालिसिस किया है एनसीईआरटी का वो बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत गहराई में एनालिसिस किया है। इस वीडियो में थोड़ा सा क्वालिटी का इशू आएगा, उसके पीछे रीजन मेरा फ़ोन का थोड़ा गड़बड़ होना है। अगर आपको क्वालिटी का थोड़ा सा इशू आए तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। इस वीडियो में हमने बहुत मेहनत की है। इस वीडियो में मैं आपको हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा भी और एनसीईआरटी में दिखाऊंगा भी, लेकिन इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बना रखी है। उस वीडियो में क्वालिटी का आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, लेकिन मैंने उस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन को समझाया नहीं है। उस वीडियो में मैंने क्या किया है, जो मैंने क्वेश्चंस के फोटोज एनसीईआरटी से लिए थे वो उस वीडियो में दिखाए हैं। पहले क्वेश्चन दिखाया जाएगा और उस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में कहाँ से लिया गया है उसके बाद वो दिखाया जाएगा। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लेकिन ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा भी और एनसीईआरटी में ले जाकर दिखाऊंगा भी, जिससे आपको थोड़ा सा भी डाउट ना रहे, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया है। मोबाइल में थोड़ी दिक्कत हो गई, उस वजह से इस वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा इशू है, तो उसके लिए माफ करना और प्लीज आप मैनेज कर लेना थोड़ा सा। पहली बार ऐसा हमारे साथ इशू हुआ है और ये पार्ट जो अभी तक का है वो मैं एडिट करके लगा रहा हूँ। अब आगे आने वाली वीडियो में थोड़ा सा क्वालिटी का इशू रहेगा, बाकी आपको एक एक क्वेश्चन समझ में भी आएगा, पेज नंबर वगैरह मैं सब कुछ बताता हुआ जाऊंगा। तो आप बस अपनी एनसीईआरटी निकाल कर रख लीजिए और अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए और वहां पर अपना एनसीईआरटी में जाके सब कुछ हाईलाइट कर लीजिए कि नीट 2022 में कहां से पेपर आया था, और हर टॉपिक पर जाकर जहां भी मैं दिखाऊंगा वहां पर डाल लेना नीट 2022। तो चलिए क्वेश्चंस को देखने से पहले जो मैंने 65 क्वेश्चन को एक बार निकाल के दिखाया था कि उसमें मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, तो वो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने ये जो दे दिया 11th क्लास की एनसीईआरटी में सेकंड पार्ट में 13 चैप्टर में पेज नंबर 339 पर, तो वहां पर एरोमेटिसिटी के बारे में दिया हुआ है, ना कि वहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला। जैसे देखिए 13 चैप्टर 339 पेज नंबर पर जाएंगे तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट देखने को तो इसका मिल जाएगा, ये एरोमेटिसिटी वाला आपको रूल देखने को मिल जाएंगे, कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नहीं है। तो ये जो रूल दे रखे हैं ना, इन रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो भी आप इसका आंसर इजीली बता दोगे, तब भी आप कहोगे कि ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में देखना है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में चैप्टर नंबर जब 13 में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 37 देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और आपसे ये पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एरोमेटिक नहीं है। और आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं, बी वाला दे रखा है, सी वाला दे रखा है, ई वाला दे रखा है और एफ वाला दे रखा है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। तो देखिए बी वाले में नॉट एरोमेटिक, सी एरोमेटिक, ई एरोमेटिक और एफ एरोमेटिक। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बी वाला, और वहाँ पर भी ऑप्शन में आपका यही आंसर करेक्ट है। देख लीजिए इसके नीचे पॉजिटिव नहीं है, तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी मैं कहूँगा डायरेक्टली एनसीईआरटी से है ना। एग्जाम्पलर की बुक भी एनसीईआरटी की ही बुक है, तो ये क्वेश्चन आप नहीं कह सकते कि ये एनसीईआरटी के बाहर है। तो अब हम हर एक क्वेश्चन को डीपली देखते हैं एनसीईआरटी में ले जाकर। तो मैंने यहाँ पर एनालिसिस जो किया है वो एनसीईआरटी की बुक में, और जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एज इट इज उठा के ले लिए गए हैं वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो आप एक एक क्वेश्चन को देखते जाइएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 51 से देखना स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी एनसीईआरटी में देखने के लिए, सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन नंबर 51 में देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर जब आप 51 को देखेंगे तो आप इसको, या मैं भी इसको इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से कहूँगा क्वेश्चन को। इसकी सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दे रखी हैं, लेकिन ये डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आया है। बाकी क्वेश्चंस आप बोलेंगे हाँ सर बाकी क्वेश्चंस हमारे डायरेक्टली हैं 51 को छोड़कर। तो आप वीडियो को पूरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए हम 51 क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये जो परमैंगनेट आयन है ये क्या वाटर से ऑक्सीजन को लिबरेट कर पाएगा एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो देखिए इस क्वेश्चन में दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। एक तो आपसे पूछा गया कि ये लिबरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और दूसरा E0 सेल की वैल्यू पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसका यस या नो जानने के लिए
कि ये लिबरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है डी एंड एफ ब्लॉक में। तो अगर आप 12th क्लास की एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 8 में जाएंगे और पेज नंबर 233 पर, तो आपको ये टॉपिक नंबर 8.4 देखने को मिलेगा। इससे ऊपर कहीं टॉपिक नंबर 8.4 होगा, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया है, ये टॉपिक नंबर है। तो वहाँ पर आप देखेंगे, जब इसको आप देखेंगे तो ये वाली रिएक्शन दी हुई है ना, और यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है शुड ऑक्सीडाइज वाटर, ठीक है, परमैग्नेट, है ना, तो ये दिया हुआ है। और इसका एक तरीके से आप और भी देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अगर ये E0 सेल जो है इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तभी जाकर ये रिएक्शन हो पाएगी और वाटर से ऑक्सीजन को ये लिबरेट कर पाएगा, है ना। तो ये जो E0 सेल वाला हमें जानना है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये एनसीईआरटी में एज इट इज़ क्वेश्चन तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा जब आप 12th क्लास की एनसीईआरटी में फर्स्ट पार्ट में 3rd चैप्टर में 69 पेज नंबर पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है E0 सेल इक्वल टू E0 R माइनस E0 L। ये E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट है, और जब आप इसको देखेंगे थोड़ा सा और जूम करके तो यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को ये मिलेगा, है ना। और जब आप पेज नंबर, ये तो 69 पेज नंबर है, इसी चैप्टर में 68 पेज नंबर पर जब आप देखेंगे तो आपको ये क्लियरली यहाँ से देखने को सब कुछ मिल जाएगा। ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और ये ई राइट और ई लेफ्ट क्या है, तो ये एक्चुअली कैथोड और एनोड है। तो इनको हम देखते हैं E0 कैथोड और E0 एनोड से। तो ये क्वेश्चन भी आप कह नहीं सकते एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं बोलूँगा। 52 और क्वेश्चन नंबर 52 में भी आप जैसे ये सब देखते जाइएगा अपने हिसाब से, बाकी मैं आपको एनसीईआरटी में एक एक चीज़ दिखाता जाऊंगा। इस क्वेश्चन का जैसे आंसर है आंसर नंबर 4, तो इस पर मैं थोड़ा ज़्यादा जोर देके बता दूंगा कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्यों है। तो देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है आयोनाइजेशन इंथैल्पी वाला, तो वो आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 300 पर। तो देखिए जब आप पेज नंबर 300 पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा आयोनाइजेशन इंथैल्पीज ऑफ द एल्कली मेटल लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो यहाँ भी यही दे रखा था, मेटल एल्कली में आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, वही सेम बात है। इसके बाद लिथियम वाला है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको ये दो जगह देखने को मिलेगा, तो पेज नंबर 302 पर और एक 304 पर। टॉपिक नंबर मैंने ये दे रखा है और यहाँ पर 5 पॉइंट है 302 में। तो आप देखिए पेज नंबर 304 पर जाएंगे तो आपको 10.3.1 में क्लियरली देखने को मिल जाएगा लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपको देखने को मिल गया एमंग ऑल द एल्कली मेटल। इसके अलावा मैंने बोला था ये आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 302 पर, और मैंने पॉइंट नंबर क्या बताया था 5। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा द एल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। और इनमें भी एल्कली मेटल जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और इनमें भी लिथियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और सबसे कम कौन सा होता है, सोडियम। तो ये क्लियरली यहाँ से देखने को मिल गया। एक थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा था एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 302 पर देखिए द एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। अब ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब जो हमारा इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा प्रॉब्लम 10.1 में। यहाँ पर पूछा गया है के का ऑक्सीडेशन स्टेट KO2 में, तो यहाँ पर दे रखा है +1, जबकि आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए क्लियरली आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी का, यहाँ देखने को मिल जाएगा आपका +4। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब यही स्टेटमेंट गलत है और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी का है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में भी आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, और सेम वही चीज़ 11th क्लास की एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट चैप्टर 2 पेज नंबर 59। जब आप जाएंगे पेज नंबर 59 पर, जब आप यहाँ से इसको पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है इसका गलत स्टेटमेंट जो है ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें बोला गया है कि जो आकृतियाँ शेप होती है dxy, dyz एंड dzx ऑर्बिटल की सेम होती है, और बाकी जो दोनों बचे dx² माइनस dy² एंड dz² की, तो ये बोला गया आपस में सिमिलर है। अब यही हमारा आंसर है, कहने का मतलब जब हमारा ये आंसर है तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। और जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो देखिए एनसीईआरटी में आपको देखने को क्या मिलेगा, द शेप
ऑफ द फर्स्ट 4 d ऑर्बिटल आर सिमिलर टू ईच अदर। जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया था उस स्टेटमेंट में कि स्टार्टिंग के जो हैं वो 3 आपस में सेम होते हैं, जबकि हमारी एनसीईआरटी में क्लियरली बोल दिया गया है कि जो 4 होते हैं स्टार्टिंग के ऑर्बिटल वो आपस में सिमिलर होते हैं शेप में, है ना। अब आगे देखिए, वेयर एज दैट ऑफ द फिफ्थ वन डी जेड स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है ना। तो मतलब 4 स्टार्टिंग के एक जैसे हैं शेप में, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए 1 2 3 4, नीचे वाला 5वां है वो इनसे अलग है। अब वो कट गया है, मैं सही से फोटो इसका क्लिक नहीं कर पाया हूँ, तो आप देख लीजिए, आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने गलत वाला स्टेटमेंट आपका बता दिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एनसीईआरटी का ही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इसमें गैडोलीनियम के बारे में बोला गया है कि इसकी जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लो होती है, कम होती है। क्यों होती है? इसका आंसर है आंसर नंबर 4, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी की वजह से। तो इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में आप क्लियरली पहुंच जाएंगे 12th क्लास की एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 8 और 236 पेज नंबर और टॉपिक नंबर 8.5.4। तो देखिए, जब आप पेज नंबर 236 पर आएंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल जाएगी, द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इंडिकेट्स दैट द एक्सचेंज एंथैल्पी कंसीडरेशंस। जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको फिर मिल जाएगा, दिस इज इंडिकेटेड फ्रॉम द एबनॉर्मली लो वैल्यू ऑफ द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथिनम और गैडोलीनियम एंड ल्यूटेटियम। और आपसे गैडोलीनियम का पूछा गया था और रीजन पूछा गया था, तो रीजन हमारा ये रहा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। आपसे आईयूपीएसी नेम पूछा गया है 119 का या 119 का। तो देखिए, ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली भी बोलेंगे कुछ बच्चे, और कुछ कहेंगे डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं है। तो बाकी सब चीज़ आप देख लीजिए, 11th क्लास फर्स्ट पार्ट थर्ड चैप्टर पेज नंबर 80 और टेबल 3.4 3.5। जब आप टेबल 3.4 को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि पहले तो आप इनमें देखिएगा सब चीज़ को। तो देखिए 119 है ना, 119। तो देखिए 1 में क्या है, अन, तो आप अन लिखेंगे। फिर 1 है, दोबारा से 1 है ना ये, तो फिर आप अन लिखेंगे। और फिर है 9, तो आप ENN लिखेंगे। ठीक है, इतना आपने इजीली लिख लिया। उसके बाद एनसीईआरटी कहता है कि आप एंड में IUM ऐड कर देंगे। देखिए ये क्लियरली लिखा है ना, तो आपने IUM ऐड कर दिया। तो देखिए ये कितना सा ईजी है, और ये एनसीईआरटी से आप डायरेक्टली बोल भी सकते हो, और डायरेक्टली ये नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी में जब आप जाओगे तो आपको ये टेबल नंबर 3.5 में 118 तक बना के दिखाए गए हैं। ठीक है, वही सेम सिस्टम है। जैसे देखिए 117 है, तो अन अन, और 7 के लिए देखो हम क्या लिखते हैं, 7 के लिए हम लिखते हैं देखिए सेप्ट, तो इन्होंने आगे लिख दिया अन अन के बाद सेप्ट, और बाद में हम IUM ऐड करते हैं। तो आप एक तरीके से ये क्वेश्चन को अब आप जो भी समझो, मैं तो इस क्वेश्चन को भी डायरेक्टली कहूँगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, और क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे मैच कराए गए हैं। सेम वही चीज़ें आप सब देख लेना है। यहाँ से 288 पेज पर हम जाते हैं, और ये टॉपिक नंबर भी हमारे दे रखे हैं ना। तो जब 288 पेज नंबर पर जाएंगे तो इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो MgS2 के बारे में क्या लिख रखा है, आयोनिक। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक मैच मिल गया, MgS2 का मैच हमें मिल गया आयोनिक। इसके बाद अगला ऑप्शन देखिए आप, यहाँ पे क्लियरली दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में क्या दे रखा है, डाइवोरेन। तो जब डाइवोरेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में है तो देखिए डाइवोरेन ये रहा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। इसके बाद अगला ऑप्शन देखिए इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज में आपका दे रखा है CH4 मतलब मीथेन, और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में दे रखा है आपका HF, है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में HF, तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में आपका HF, और बचा लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। तो देखिए इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज में आपका दे रखा है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज में यहाँ पर CH4 नहीं है वहाँ एग्जाम्पल में, लेकिन वहाँ पर क्लियरली बोल दिया गया है ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 में आपको मालूम है कौन कौन से आते हैं, का, सी, गए, सिंह और पंजाब। तो यहाँ पर GE जैसे कार्बन हो गया और H4, वहाँ पर GeH4 दे रखा है।
तो इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज में आपका हो गया ये 56 का आंसर देखेंगे तो ए वाले का हो गया 4 4, तो इस तरीके से 3 आंसर करेक्ट हो गया है ना। 56 का 3 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 57 में एक रिएक्शन कराई गई है RMgX की CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहाँ पर जो है Y बना है, फिर इसकी H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करा के RCOOH बन गया। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया Y क्या है, तो आप वही सेम 12th क्लास सेकंड पार्ट 12 चैप्टर 376 जब आप यहाँ देखेंगे जाकर 376 पेज नंबर पर फ्रॉम ग्रिग्नाइट रीजेंट, तो जब आप फ्रॉम ग्रिग्नाइट रीजेंट से देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, देखिए RMgX प्लस CO2, यही क्वेश्चन में था। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, देखिए ड्राई ईथर, और क्या बना RCOO माइनस, तो क्या बना RCOO माइनस, और MgX प्लस ये बना। देखिए ना यहाँ क्लियरली RCOO ये माइनस है ना। अब मेरे पेन से थोड़ा सा बाहर ऐसा हो रहा है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आप RCOO माइनस और Mg प्लस, ठीक है। उसके बाद H3O प्लस से रिएक्शन होकर RCOOH, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 RCOO माइनस और MgX प्लस। तो ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्टली NCERT का है, इस बिल्कुल भी बाहर से ये क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 58। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया है। तो आप 12th क्लास की NCERT सेकेंड पार्ट 16 चैप्टर नंबर 451 453 454 पर जाएंगे। तो देखिए ये आपको टॉपिक नंबर 16.3 देखने को ये मिल जाएगा। 16.3.1 एंट एसिड दे रखा है। तो आप जब एंटासिड्स में जाओगे तो आपको साइमेटिडीन देखने को मिलेगा, है ना। तो एंट एसिड का क्या मैच कर दोगे आप, साइमेटिडीन, है ना। एक मैच हमारा ये मिल गया। इसके बाद आगे आप पेज पर जाओगे तो एंटीहिस्टामाइंस दे रखे हैं, और यहाँ पर दे रखा है सेल्डेन के बारे में। तो आप जो भी इसको प्रोनाउंस करें, है ना, तो एंटीहिस्टामाइन सेल्डेन। इसके बाद एनाल्जेसिक और एंटी माइक्रोबियल। उसके बाद आ गया आपका मॉर्फिन। तो मॉर्फिन यहाँ पर आपको नार्कोटिक एनाल्जेसिक के बारे में मिल रहा होगा। देखो एनाल्जेसिक टॉपिक आपको इससे ऊपर वाले पेज पर दे रखा है, और उसके भी 2 तरीके के दे रखे हैं, नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक, है ना। तो वहां से आप देख लेना। तो ये एनाल्जेसिक के अंदर आ गया मॉर्फिन, और लास्ट ऑप्शन आपका बचा एंटी माइक्रोबियल वाला। तो एंटी माइक्रोबियल में जब आप जाएंगे तो पहला एक पार्ट दे रखा है एंटीबायोटिक, इसके अंदर साल्वर्सन, जो भी आप प्रोनाउंस करें, तो साल्वर्सन एंटी माइक्रोबियल के अंदर। तो आपके चारों के चारों ऑप्शन यहाँ से मिल गए। एंटी माइक्रोबियल में आपका क्या था, ये था। एंटासिड्स में क्या था, साइमेटिडीन। एंटीहिस्टामाइंस में सेल्डेन। एनाल्जेसिक्स में आपका मॉर्फिन, और एंटी माइक्रोबियल में साल्वर्सन। जब आप इसको देखेंगे तो आंसर नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 59, और क्वेश्चन नंबर 59 में डाइवोरेन के बारे में बोला गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। नॉट लिखा है, नॉट करेक्ट, तो इनकरेक्ट आपको बताना है। तो देखिए ये आप देख लेंगे 11th क्लास की NCERT सेकंड पार्ट 11 चैप्टर 321 पेज नंबर पर। जब आप वहाँ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है गलत वाला, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो द बोरॉन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो डाइवोरेन के अंदर जो 2 बोरॉन है तो इसमें लिखा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। बाकी ऑप्शंस भी आपको सब मिल जाएंगे। तो अब आप जाएंगे पेज नंबर 321 पर। तो देखिए पेज नंबर 321 पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ सब मिल जाएगा, और एक जगह इसका एक्सप्लेनेशन और है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये बाकी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जब आप पढ़ेंगे। ये 2 बोरॉन है, और इन्होंने ऑप्शन में बोल दिया था ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। तो जब आप इसके अगले पेज नंबर पर जाएंगे तो देखिए, तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे क्लियरली, ईच बोरॉन एटम में क्या है, sp3 है ना, हाइब्रिडाइजेशन। जबकि वहाँ पर क्या बोली थी ऑप्शन में आपकी sp2 हाइब्रिडाइज। तो यही वाला हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा था। बाकी स्टेटमेंट देख लेना, आपको सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ भी आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके का एज इट इज क्वेश्चन आपको NCERT एग्जाम्पलर में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर नंबर दोनों का सेम रहेगा, चैप्टर नंबर 11th क्लास की एग्जाम्पलर में चैप्टर नंबर 11 में जाएंगे तो आपको 20 जो क्वेश्चन है वो सेम डाइवोरॉन का देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ये सेम ऑप्शन है आपके, कुछ ऑप्शन सेम है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्टली NCERT से है। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60,
और क्वेश्चन नंबर 60 में भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, किसके लिए, एंजाइम्स के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड। ये बात बिल्कुल गलत है। एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है कि एंजाइम्स आर एक तरीके से प्रोटीन नेचर के होते हैं ना, ये एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। तो देखिए 12th क्लास की एनसीईआरटी में सेकंड पार्ट में चैप्टर नंबर 14 में पेज नंबर 4 to 5 में टॉपिक नंबर 14.3 सब कुछ दे दिया, आप ये देखते जाइएगा, है ना। तो 14.3 में जब आप जाएंगे तो इसको थोड़ा सा जूम कीजिएगा, तो यहाँ पर आप क्लियरली देखने को मिलेगा, सारे के सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का मतलब अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। एनर्जी वाला शायद इसी क्वेश्चन का है ना पार्ट, हाँ ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला ऑप्शन भी आपको ये वाला है ना। तो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपको अजर्शन रीजन टाइप का है। इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में आप देखने के लिए 12th क्लास की एनसीईआरटी में फर्स्ट पार्ट में पहले ही चैप्टर में 24 और 25 दो पेजेस पर आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। आप इसको ठीक से इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो यहाँ से ये आपको देखने को मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर सही है, करेक्ट है। इसमें क्या है, वो अजर्शन और रीजन तो करेक्ट है, लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्ट, किसका, अजर्शन का। ठीक है, तो इसको देखने के लिए जब आप 24 और 25 पेज नंबर पर जाएंगे तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा पॉइंट इफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज और द डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट। जो मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड कर रखे हैं उनको आप पढ़ेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। पॉइंट इफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, है ना, तो 3 टाइप्स बता दिए। उसके बाद आपको यहाँ से देखना है ना, जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना पूरे को, टाइप्स ऑफ पॉइंट इफेक्ट वाले को पूरे को, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। और आपको इधर फ्रैंकल डिफेक्ट में थोड़ा सा देखना होगा और ये आंसर आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली भी कह सकता हूँ और बहुत से लोग कहेंगे ये इनडायरेक्टली भी है, और मैं इसको कहूँगा डायरेक्टली ही ये क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। नंबर 62 में आपसे मैक्सिमम बर्डन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ईजिली हो जाएगा ये वाला, आंसर नंबर 4 वाला। जब आप इसको देखेंगे 11th क्लास में फर्स्ट पार्ट में 6 चैप्टर में और 165 पेज नंबर पर। तो देखिए जब आप 165 पेज नंबर पर जाएंगे और जब आप इस ग्राफ को थोड़ा सा जूम करिएगा तो जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ क्लियरली लिखा है बर्डन ऑन द गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरियाज। ये जो पूरा शेडेड एरिया है ये वाला, अरे अंदर मैं बना नहीं पा रहा हूँ, आप समझ जाना, है ना। तो ये शेडेड एरिया है, वही जितना ज़्यादा शेडेड एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या कहते हैं वर्क डन होगा। तो ग्राफ में देखेंगे तो ये इन तीनों में एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, इसका, है ना। तो आंसर भी हमारा हो गया ये वाला। जब आप एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर में जाओगे तो इसी 6 चैप्टर में 11th क्लास के 6 चैप्टर में जब आप क्वेश्चन नंबर 45 और 46 इन दोनों क्वेश्चन को करोगे तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी आपको लगेगा। क्वेश्चन आप देख लेना और इनके जो सॉल्यूशन है वो देखिए यहाँ पर। तो यहाँ भी क्लियरली क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू द शेडेड एरियाज। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन में आपको बोला गया है ना, तो आपको ये यहाँ से क्लियरली देखने को मिल जाएगा। और 46 वाला तो लगभग उसकी तरह सेम है ही, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आप एनसीईआरटी से कहोगे एक तरीके से, है ना। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। जब आप इन सेम जगह पर जाएंगे 12th क्लास की सेकंड 13 चैप्टर 401 पेज नंबर पर 13.6 टॉपिक 5th पॉइंट पर, जब आप पेज नंबर 401 पर जाएंगे, देखिए ये पेज नंबर 401 है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर दे रखा है प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या है, HNO2, है ना, टू फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स विच बीइंग अनस्टेबल। यहाँ पे बोला है इन्होंने अनस्टेबल होगा, जबकि क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, ये होगा आपका अनस्टेबल। सेम है, सेम दे रखा है बिल्कुल, तो ये हो गया आपका एकदम करेक्ट। इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर दे रखा है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस सेम HNO2 के साथ रिएक्ट करेंगी, क्या बनाएंगी, डाइजोनियम सॉल्ट, सही बात है। और विच आर स्टेबल इवन एबव 300 केल्विन। तो अब आप देखिए एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या दे दिया इन्होंने, 273 से 278 के बीच में, 2
इनके बीच में टेम्परेचर दे दिया टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, अब आप आगे वाले पेज नंबर पर जाएंगे, जब पेज नंबर 404 पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस टू फॉर्म। ठीक है, ये डाइजोनियम सॉल्ट एक तरीके का स्टेबल रहेगा फॉर अ शॉर्ट टाइम इन सॉल्यूशन एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ भी सेम वही दे रखा है और सेम टेम्परेचर पर क्या रहेगा ये स्टेबल, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 273 से 278, जबकि आपके ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है, सेम चीज़ दे रखी है यहाँ तक स्टेबल, लेकिन टेम्परेचर दे दिया है यहाँ 300 केल्विन। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत, क्योंकि टेम्परेचर आपका वहाँ पर दे रखा है 273 से 278 तक। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपका हो गया सही, दूसरा ऑप्शन हो गया गलत। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें आपको IUPAC नेम बताना है। ये आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो वही सेम आप ये सब देख लेना। उसके बाद जब आप जाएंगे NCERT में पेज नंबर 250 पर, तो पेज नंबर 250 पर आपको देखने को ये मिलेगा, ये सेम दे रखा है, बस चेंज कहाँ पे कर दिया है इन्होंने, इस जगह पर NH3 की जगह देखिए इन्होंने H2O दे दिया है, मतलब वाटर दे दिया है। और आपको मालूम है वाटर के लिए हम क्या ऐड करते हैं, एक्वा। तो देखिए ये एमीन हटा दीजिए NH3 को, और यहाँ पर वाटर है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पर सिर्फ एक्वा आएगा, बाकी सेम रहेगा डाई एक्वा सिल्वर 1 डाई साइनाइडो आर्जेंटेट फर्स्ट। तो ये सेम आपको है, इसको भी मैं कहूँगा ये डायरेक्टली NCERT का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65। तो देखो 65 क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो आप जब 11th क्लास की NCERT सेकंड पार्ट 13 पेज नंबर, मतलब 13 चैप्टर 339 पेज नंबर पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देखने को तो इसका मिल जाएगा, ये एरोमेटिसिटी वाला आपको रूल देखने को मिल जाएंगे, कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नहीं है। तो ये जो रूल दे रखे हैं ना, इन रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो भी आप इसका आंसर इजीली बता दोगे, तब भी आप कहोगे कि ये डायरेक्टली NCERT से क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT में देखना है, तो आप NCERT एग्जाम्पलर में चैप्टर नंबर जब 13 में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 37 देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पर कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और आपसे ये पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एरोमेटिक नहीं है। और आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं, बी वाला दे रखा है, सी वाला दे रखा है, ई वाला दे रखा है और एफ वाला दे रखा है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, NCERT एग्जाम्पलर में इनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। तो देखिए बी वाले में नॉट एरोमेटिक, सी एरोमेटिक, ई एरोमेटिक और एफ एरोमेटिक। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा NCERT एग्जाम्पलर में बी वाला, और वहाँ पर भी ऑप्शन में आपका यही आंसर करेक्ट है। देख लीजिए इसके नीचे पॉजिटिव नहीं है, तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी मैं कहूँगा डायरेक्टली NCERT से है ना। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद है हमारा 66। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट कौन से हैं। तो 12th क्लास की NCERT में फर्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 5 144 पेज नंबर पर जब आप जाएंगे 5.4.6 टॉपिक में लास्ट में, बिल्कुल 144 पेज पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, एक तो देखिए ये इन द कोगुलेशन ऑफ ए नेगेटिव सोल द फ्लोकुलेटिंग पावर इज इन द ऑर्डर। तो आपको ये ऑर्डर दे दिया Al3+, Ba2+ और Na+, है ना। तो आप देखिए तो आपको ये ऑप्शन तो आपका एकदम बिल्कुल सही हो गया पहला वाला। दूसरे में बोला गया इन द कोगुलेशन ऑफ ए पॉजिटिव सोल फ्लोकुलेटिंग पावर के बारे में बोला गया है। तो यहाँ देखिए Cl- SO4 2- PO4-। तो ये सीक्वेंस इन्होंने दिया है Cl- SO4 2- और PO4 3-। जब आप निकालेंगे ना तो NaCl है, तो इस पे पॉजिटिव बनाएगा तो इस पे नेगेटिव बनाएगा। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। PO4 Na3 ये है ना। तो Na पे जब 3 है तो ये +3 हो गया, तो PO4 क्या हो गया -3, है ना। तो ये दे रखा है सीक्वेंस यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब आप NCERT में जाएंगे तो यहाँ पर सीक्वेंस दे रखा है PO4 पहले या फिर SO4 फिर Cl-। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो गया। तो आंसर नंबर हमारा 1 हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया है, ठीक है। तो 11th क्लास की NCERT सेकंड पार्ट 10 चैप्टर 302 और 303 पेज नंबर पर जाएंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जब आप 303 पेज नंबर पर जाएंगे तो देखिए आपको मिल गया लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, लिक्विड सोडियम मेटल, फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जब आप यहाँ पर मैच करेंगे तो देखिए लिथियम का हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सोडियम मेटल का हो गया कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। वहाँ भी यही है, देखिए ना, ये रहा है ना, कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर।
इसके बाद बाकी ऑप्शंस आपको देखने को, अरे ये मैंने हटा दिया है क्या पेज, देखिए यहाँ पर दे रखा है, वो मैंने सॉरी एक पेज लेना मैं भूल गया हूँ, आप इसको जब जूम करके देखिए, ठीक है, देखिए आपको मिल जाएगा सीजियम क्या है, सीजियम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, और एक और दे रखा है आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब आप जाएंगे क्वेश्चंस में तो आपको क्वेश्चन में ये दोनों देखने को मिल जाएंगे, एक तो सीजियम, सीजियम कौन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, और KOH क्या है, एब्जॉर्बेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लीजिए ये चारों के चारों ऑप्शन आप मैच करेंगे तो C का हो गया फर्स्ट, D का 4, सेकंड, ये वाला ऑप्शन आपका सेकंड वाला करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है ये वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। आपको इसमें आपसे स्टेटमेंट पूछे गए हैं, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब एक तरीके से असर्शन रीजन आपको दिया गया है और एक्सप्लेनेशन भी पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2, मीन्स एक तरीके से आपको बोला गया है कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हेलोजन कंपाउंड से, है ना। दूसरा ऑप्शन है ICl बॉन्ड इज वीकर देन I बॉन्ड, तो ICl की जो बॉन्ड है वो वीकर है किससे, मतलब हेलोजन कंपाउंड से एक तरीके से, है ना। तो जब आप इसको देखेंगे तो NCERT में जब आप जाएंगे पेज नंबर 207 पर, बाकी सब आप देख लेना 12th क्लास फर्स्ट पास 7 चैप्टर। तो अब जब आप जाएंगे 207 पर, अरे ये पिछले वाले क्वेश्चन का यहाँ पे आ गया है पेज, है ना, तो थोड़ा गलती हो गई है, एक पेज आगे पीछे हो गया है ना। तो आपको तो इस क्वेश्चन को देखना है। 207 पेज पर जब आप जाएंगे तो देखिए 207 पेज पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, इन जनरल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इंटर हेलोजन जैसे कि ICl आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन्स, मोर रिएक्टिव देन हेलोजन्स, और एक्सेप्ट F फ्लोरीन, है ना, F2 को छोड़ के। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा पहला वाला हो गया सही। देखिए रीजन इसका दिया है, क्या रीजन है कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड की बॉन्ड है वो वीकर होती है हेलोजन के कंपाउंड की बॉन्ड से, एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़ के। तो यही ये रीजन दिया है और ये ही वहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट दिया है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों करेक्ट है और एक दूसरे का जो एक्सप्लेनेशन है वो रीजन सही है, ठीक है। तो वो था करेक्ट, इज द करेक्ट, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो यही NCERT में भी है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली NCERT का है ना। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69 और इसमें आपसे पूछा गया है कि जो मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन किस में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा XeF2। तो सबसे पहले तो आप इनके स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए और इनके स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि किस पे लोन पेयर ज़्यादा हैं। जिस पे लोन पेयर ज़्यादा हैं उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा है। तो इनके स्ट्रक्चर्स के लिए आपको 2 बुक्स में जाना होगा, एक तो 11th क्लास की बुक में और एक 12th की में। दोनों की पार्ट फर्स्ट है, 11th में चैप्टर नंबर 4 है, 12th में चैप्टर नंबर 7 है। पेज नंबर दे दिए इधर टेबल 4.7 और 12th क्लास में पेज नंबर 210। जब आप इस टेबल में जाएंगे तो आप देखिए इस टेबल में टेबल नंबर कौन सी है, 4.7, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर भी दिए हुए हैं कंपाउंड के। तो आपका एक ऑप्शन में SF4 है, एक ClF3 है। तो SF4 में 1 हो गया, ClF3 में 2 हो गए लोन पेयर, और एक आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, IF5। तो यहाँ पर आपका दे रखा है BrF5, ठीक है। तो एक ही बात है, तो ये 1 हो गया है। यहाँ पे लोन पेयर 1 2 1 आई है ना, देखिए 1 2 1, वहाँ पर दे रखा है IF5, एक ही बात है। तो लोन पेयर जो है 1, लोन पेयर 2, लोन पेयर 1। एक ऑप्शन हमारा बचा वो आपको 12th क्लास में मिलेगा पेज नंबर 210 पर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A XeF2। जब आप देखेंगे ये X ही है, जब आप XeF2 को देखेंगे तो यहाँ पर आपको लोन पेयर देखने को मिलेंगे 1 2 3। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर किस में हुए, XeF2 में। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन भी इनमें ही है। बाकी आप इन टॉपिक्स को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और ये डायरेक्टली NCERT का क्वेश्चन आप इसको बोलेंगे, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको स्टेटमेंट पूछे गए हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहले तो एसिटिक स्ट्रेंथ के बारे में बोला गया है, मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल के बारे में कि ज़्यादा होती है किससे, फिनॉल से। रीज़न क्या दिया है इन्होंने, क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कौन, नाइट्रो ग्रुप इसमें, है ना। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखने के लिए 12th क्लास की में सेकंड पार्ट 11 जो है चैप्टर नंबर 337 पर और एक पैरा B4 टेबल 11.3,
तो आप देखिए पहले तो टेबल देखिए, ठीक है। टेबल जो है 11.3, यहाँ पे आपको पहले तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, इसमें आपको जो एसिडिक स्ट्रेंथ है 7.2, 8.3, 7.1 ये दे रखी है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटा एंड पैरानाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड टू द फिनोलिक। ये हो गया स्टेटमेंट गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि देखो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्लियरली आपको यहाँ से देखने को ये मिल रही है ना, डिफरेंट है, जबकि वहाँ बोल दिया सेम है, ठीक है। और पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप इनहेंस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में है, पहले वाले ऑप्शन में यही बात है ना, फिनॉल की ज़्यादा होती है। क्यों? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप उसमें है। तो इस तरीके से ये वाला स्टेटमेंट हो गया सही और ये वाला हो गया गलत। तो आप इसको देखना, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा और ये इजी है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। आपको इसमें से गलत स्टेटमेंट बताना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिए, मतलब इनमें से मैथमेटिकल इक्वेशन कौन सी गलत है, ठीक है। तो आप इसको देखने के लिए आपको दो जगह जाना होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर 2 है। पहले आप 11th क्लास की में 5th चैप्टर में जाएंगे 147 पेज नंबर पर। तो 147 पेज नंबर जब आप इस पर जाएंगे ये, और ये देखने को आपको मिल जाएगा, एक पी टोटल आपको मिल गया और एक आपको पी आई इक्वल टू एक्स आई पी टोटल। तो तीन ऑप्शन ये हो गए, पी आई एक्स आई पी। तो ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ith गैस, यही यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। एक ऑप्शन आपका ये पी टोटल वाला, तो ये यहाँ पे दे रखा है। एक ऑप्शन आपका हो गया ये वाला 4 वाला, तो ये आपको यहाँ पे ये दे रखा है। तो ये तीनों के तीनों आपके हो गए करेक्ट। तो आपका आंसर हो गया आंसर नंबर 2। अब देखो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन ये देखने को मिल गए आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट। अब सेकंड वाले ऑप्शन की बात करते हैं। तो जब आप 12th क्लास की एनसीईआरटी में फर्स्ट पार्ट में सेकंड चैप्टर में पेज नंबर 43 और 44 पर जाओ, जब 43 पेज नंबर पर देखोगे तो देखो यहाँ क्या लिखा है, द रिलेशनशिप इज नोन एज द राउल्स लॉ विच स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड। फिर पेज नंबर 44 पर आओ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। और आप देखो ये यहाँ से P1 इक्वल टू P1 नॉट और X1, तो यही आपको इक्वेशन नंबर 3 वाली दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो ये जो सेकंड वाला है ना, वो डाल्टन्स लॉ के हिसाब से नहीं है, वो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से है। तो हमारा आंसर भी यही वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 और इसमें जो है ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड दिए हुए हैं और आपसे बॉइलिंग पॉइंट का ये बोला गया है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इन हाइड्राइड के, वो बढ़ते हैं मोलर मास के बढ़ने की वजह से, है ना। इनका मोलर मास जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ रहा है। तो इसको एनसीईआरटी में देखने के लिए सेम वही 11th क्लास सेकंड पार्ट 9 चैप्टर 288 पेज नंबर पर जाएंगे और प्रॉब्लम देखेंगे 9.2। जब आप 288 पेज नंबर पर जाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नंबर 9.2 देखने को मिलेगी। जब इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पर देखो देखने को मिलेगा 9.2 में यहाँ पे क्या हुआ दिया हुआ है, आपसे बोला गया है कि हाइड्राइड जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनकी जो पूरी फैमिली है, जैसे नाइट्रोजन की पूरी फैमिली, ऑक्सीजन की पूरी फैमिली और फ्लोरीन की फैमिली। जैसे देखिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में सल्फर आता है, फिर OS से TE है ना। तो जैसे H2O, H2S, तो ये बोल रहे हैं कि O वाले का होगा, मतलब जो सबसे ऊपर वाला, जैसे ऑक्सीजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है या फ्लोरीन दिया हुआ है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने ग्रुप के और उन सबसे कम होगा। कहने का मतलब इधर की तरफ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हम पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या दिया है। तो एनसीईआरटी बोलती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर मासेस ऑफ NH3, H2 एंड HF देयर बॉइलिंग पॉइंट आर एक्सपेक्टेड टू बी लोअर देन दोज ऑफ सब्सटीट्यूएंट ग्रुप मेंबर हाइड्राइड, है ना। तो ये जो क्वेश्चन में बात दी गई थी एग्जैक्ट वही बोली है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप जब आगे देखेंगे तो ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देयर हाइड्राइड विल बी क्वाइट एप्रिसिएबल। तो यहाँ क्लियरली लिखा है हेंस द बॉइलिंग पॉइंट NH3, H2, HF विल बी हायर, जबकि वहाँ पर क्या बोला गया था, लोअर। क्वेश्चन में पहले वाले पॉइंट में आपको बोला था कि जो जैसे ऑक्सीजन की फैमिली है तो जो वहाँ पर जो दे रखा था सीक्वेंस, तो उन्होंने बोला था कि जो ऑक्सीजन का है वो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, ठीक है ना।
आगे जो मेंबर्स आ रहे हैं उनसे, जबकि यहाँ पर बोला गया है कि ज़्यादा होता है। और रीज़न क्या है ज़्यादा होने का? ज़्यादा होने का रीज़न है हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जो ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? ये हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना। अब आप ऑप्शंस देखिए अपने उस क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है इसकी तरफ बढ़ रही है ना, जबकि NCERT के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2O का होगा। क्यों? रीज़न क्या है? मोलर मास की वजह से नहीं, मोलर मास की या मॉलिकुलर मास की वजह से देखते तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होता है इसका वाटर का, लेकिन वाटर का होता है सबसे ज़्यादा। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है सिर्फ और सिर्फ क्लियरली सॉल्यूशन में दे दिया है NCERT में। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इस तरीके से क्या हुआ? इसका आंसर हो गया 4 वाला, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। और इस क्वेश्चन को जब आप पेज नंबर 188 पर जाओगे, है ना, पेज नंबर 188 पर, तो इसको थोड़ा जूम करके देखो। यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिल जाएंगे H2O, H2S, H2SE, H2TE के, है ना। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट देखिए किसका है? 373। और किसका है? ऑक्सीजन वाले का, जबकि वहाँ पर सीक्वेंस ये दिया हुआ था। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। और रीजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो आपको अभी देखने को सॉल्यूशन में मिल गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली NCERT का था। और क्वेश्चन नंबर 73 में बोला गया है कि 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट देयर इज। तो इस क्वेश्चन का पहले मैं आपको आंसर बता दूं। आंसर हो जाएगा इसका 4 वाला, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको देखने के लिए जब आप 12th क्लास के फर्स्ट पार्ट में सेकंड चैप्टर में 39 पेज नंबर पर जाओगे, तो देखिए 39 पेज नंबर पर जब आप जाओगे तो आपको यहाँ से ये मोलैलिटी के बारे में देखने को मिलेगा। मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर kg, है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में है? किलोग्राम में है। किलोग्राम को आप ये भी लिख सकते हो 1000 ग्राम, है ना। अब क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया कि 1 मोलल है, तो 1 मोलल का मतलब हो गया 1 मोल अपॉन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया गया कि 0.5 मोल है। अब इन्होंने मोल जब 0.5 कर दिया तो इसका मतलब ये वेट भी तो हाफ हो जाएगा ना। तो वेट कितना हो जाएगा सॉल्वेंट का? 500 ग्राम। ये सिंपल सा क्वेश्चन था और आप इसको ईजिली कर सकते थे। और इसको मैं डायरेक्टली ही बोलूँगा। जब देखो 1 मोलल है तो मोल्स कितने होते हैं? 1 मोल। और वेट सॉल्वेंट का कितना होता है? 1000 ग्राम। अब जब मोल 0.5 हो गए तो सॉल्वेंट भी तो हाफ हो जाएगा ना। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली NCERT से कहेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और इसका एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है कि डायमंड जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और ग्रेफाइट जो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है। इसको देखने के लिए 11th क्लास की NCERT में सेकंड पार्ट में 11 चैप्टर में आप इन पेजेस पर जाएंगे तो आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको मेनली ये वाला बताऊंगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही करेक्ट वाला ऑप्शन है। जब आप पेज नंबर 325 पर जाएंगे तो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो आप देखेंगे। जैसे डायमंड, देखिए जूम करके दिखाते हैं, डायमंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बाकी आप पॉइंट देखेंगे सारे के सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे, रॉन्ग वाले भी, है ना। फिर 326 पेज नंबर पर जब आप जाएंगे तो 326 पेज नंबर पर भी आपको देखने को मिलेगा ग्रेफाइट के बारे में। देखिए ये रहा ग्रेफाइट, ये है ग्रेफाइट और ग्रेफाइट की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट सही हो गया, वही हमारा आंसर हो गया। और बाकी सारे स्टेटमेंट भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। नंबर 75 में NCERT से डायरेक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है NCERT में दिया हुआ है। तो आप अब इसको देखना क्वेश्चन को, तो अगर आपको लगता है डायरेक्ट है तो आप कमेंट में बताइएगा। आप देखिए इस क्वेश्चन को देखने के लिए हमें पहली बात तो इसका आंसर होगा 4। 11th क्लास की NCERT में फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट चैप्टर के 28 पेज पर जाएंगे। जब आप 28 पेज नंबर पर जाएंगे ये, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1.35 देखने को मिलेगा। 1.35 ये वाला, देखिए ये क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट वाला। ये क्वेश्चन भी व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 25 ml ऑफ ये। जब आप पूरा का पूरा मास निकालने का इसको कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तो जब आप 100% CaCO3 कब हो जाएगा, है ना, तो वो निकालने को आप जब सीख जाएंगे तो आप 95% तो ईजिली निकाल लोगे ना। जब आपको किसी चीज़ का 100% निकालने का तरीका आ गया, फिर आपको एग्जाम में चाहे वो 5% बोल दे, चाहे 10% बोल दे, चाहे क्वेश्चन में 95% बोल दे, आप इजीली निकाल लोगे। इसी तरीके का
जो क्वेश्चन आया है उसकी तरीके का सेम एग्जाम्पलर में आपको लगभग सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 11th क्लास की एग्जाम्पलर में जब आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 43 देखने को मिलेगा पेज नंबर 8 पर। तो ये क्वेश्चन भी लगभग सेम है। तो मैं इसको डायरेक्टली क्वेश्चन को नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा परसेंटेज का झंझट दे दिया है, अदरवाइज सेम क्वेश्चन ही है ना। जो एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये इसका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप इसको देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको 95% आप इजीली निकाल लेंगे, जो कि आपका नीट का क्वेश्चन था। ये सॉल्यूशन है इसी क्वेश्चन का। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको बोला गया है कि इनमें से कौन सी जो है वो सुटेबल है सिंथेसाइज करने के लिए क्लोरोबेंजीन के लिए। तो इस क्वेश्चन को 11th क्लास के एनसीईआरटी में सेकंड पार्ट में 13 चैप्टर में पेज नंबर 400 पर जब आप जाएंगे, देखिए ये पेज नंबर 400 पर जब आप जाएंगे तो पेज नंबर 400 पर आपको देखने को मिलेगा एलीन्स रिएक्ट विद हेलोजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड विद एनहाइड्रस FeCl3, है ना। तो देखिए रिएक्शन भी करके दिखाई है इन्होंने। और क्लोरोबेंजीन, ये देखिए ये आपको क्वेश्चन में बोला गया, ये बनते हुए दिखाई गई है। तो आपको क्या क्या मिला, बेंजीन, क्लोरीन और एनहाइड्रस AlCl3। देखिए ये है AlCl3। तो देखिए वहाँ पर भी ऑप्शन में बेंजीन, क्लोरीन एंड एनहाइड्रस FeCl3। तो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के आया है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें आपको पीएच निकालनी है और इसका जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया हुआ है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में पहले इसका आप फॉर्मूला देखने के लिए जाएंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी में फर्स्ट वॉल्यूम में 7 चैप्टर में 227 पेज नंबर पर। जब आप 227 पेज नंबर पर जाएंगे तो पीएच इक्वल टू क्या है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, है ना। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे इसलिए आपका क्वेश्चन देखने को आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं कुछ वो अगर आप देखेंगे, इसके अलावा जब आप पेज नंबर 236 पर जाएंगे, 237 पर जाएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन जैसे 7.47, 7.64, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको कैसे देखने को मिल जाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे 7.47 है, यहाँ भी आपसे पीएच निकलवाई गई है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको इजीली यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ये सेम कॉन्सेप्ट के, अगर आप इनको करेंगे या उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो ईजिली आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, है ना। इसको एक तरीके से डायरेक्टली कह सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताइएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। इसमें भी आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप देख लो, इजी है, H2 प्लस आयन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक बात बताओ, आपको H2 के बारे में पता है कि H में एटॉमिक नंबर सबसे पहला ही एलिमेंट होता है पेरियोडिक टेबल का, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 1 लिखेंगे हम इनटू, यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2, तो ये हो गया 2 और एक प्लस, मतलब प्लस का कहने का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो -1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो मतलब आपका सही हो गया, है ना। अब आप देखो बाकी के स्टेटमेंट, थर्ड फोर्थ वाला। तो पहले फोर्थ वाला स्टेटमेंट देखो। तो इनको स्टेटमेंट्स को देखने के लिए आपको 11th क्लास फर्स्ट पार्ट 4 चैप्टर में पेज नंबर 130 वगैरह पे जाना होगा। देखो C2 वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ से पेज नंबर 130 से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एक अगला। तो देखो अगले जो भी ऑप्शंस हैं, जैसे बॉन्ड ऑर्डर दे दिया हमें O2 प्लस का, O2 का, O2 माइनस का, O2 2 माइनस का, ठीक है। तो इनको देखने के लिए एनसीईआरटी ने पहले तो बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया एनसीईआरटी के अंदर, फिर क्वेश्चंस बना के दे दिए। एज इट इज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि O2 2 प्लस का, O2 प्लस का या O2 माइनस का या O2 2 माइनस का क्या रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर, है ना। इसके अलावा आपको जो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो मतलब जो है वो डाईमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, ये भी इनका कॉन्सेप्ट पहले एनसीईआरटी में दे दिया और फिर एज इट इज क्वेश्चंस दे दिए हैं। अब हम इस चीज़ को देखते हैं एनसीईआरटी में कहाँ दे रखा है। अब देखो पहले तो आप 130 पेज नंबर पर देखोगे तो यहाँ क्या लिखा है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयरफॉर इट इज डाईमैग्नेटिक। मतलब अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और जब अनपेयर्ड नहीं मिल रहा तो ये डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। तो यहाँ तो एक सिंपल सी बात उन्होंने लिख दी, है ना। इसके अलावा जब आप जाएंगे 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, तो आप 4.36 क्वेश्चन को जब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4.36 ये है, तो 4.36 को देखोगे तो आपको देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बतानी है। किस किस की बतानी है, देखो O2 की, O2 प्लस की, O2
माइनस की और O2 2 माइनस की। तो क्वेश्चन में आपसे पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक किसके बारे में बोला गया? O2 प्लस के बारे में आपसे बोला गया। O2 प्लस के बारे में बोला गया है ना, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है O2 प्लस के बारे में, सही बात है। तो देखो यहाँ से O2 प्लस के बारे में आपको मिल गया कि पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। इसके अलावा आप जब NCERT एग्जाम्पलर में जाओगे तो आपको देखो बॉन्ड ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा। सेम चैप्टर 11th क्लास 4 चैप्टर क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ से आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका पता लग जाएगा O2 प्लस वगैरह का, है ना। इसके अलावा क्वेश्चन आप देखो अभी आपसे जैसे O2 माइनस और O22 माइनस के बारे में दे दिया कि किनका आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर है, इन चारों में आप देख के पता करो। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का यहाँ से बिल्कुल तरीका बता दिया NCERT ने, है ना। अब देखो यहाँ पे दे दिया इन्होंने क्वेश्चन नंबर 32। इसमें भी इन्होंने क्या बोला है कि बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करी जाएगी तो बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना पड़ेगा और मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है O2 प्लस का और O2 माइनस का। तो देखो NCERT में आपको मालूम है सॉल्यूशन दिए हुए रखे होते हैं। तो जब NCERT में 32 क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखोगे तो यहाँ पे देखो पहले तो बॉन्ड ऑर्डर आपको दे दिया O2 प्लस का क्या है, O2 माइनस का क्या है, और देखो नीचे क्लियरली लिख दिया है हायर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस शोज दैट इट इज मोर स्टेबल देन O2 माइनस। फिर आगे लिखा है बोथ द स्पेसीज हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सो बोथ आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो देखो O2 प्लस के बारे में आपको यहाँ से क्लियरली पता लग गया कि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, जबकि आपका क्वेश्चन में क्या दिया है, डायामैग्नेटिक। तो फिर इसका मतलब यही स्टेटमेंट हमारा गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला स्टेटमेंट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्टली NCERT से ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें भी आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखने के लिए आप 12th क्लास की NCERT में सेकंड पार्ट 15 चैप्टर नंबर डिफरेंट पेजेस पर जाएंगे तो आपके सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम मेनली थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल, ये वाला देखते हैं स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब देखिए बाकी सारे स्टेटमेंट आप इजीली देखने को मिल जाएंगे, हम ये वाला देखते हैं थर्मोसेटिंग वाला। तो ये थर्मोप्लास्टिक वाला ऑप्शन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, है ना। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला आपको देखने को मिल जाएगा, फाइबर वाला। हाँ देखिए ये रहा हमारा 438 पेज नंबर पर जाएंगे तो यहाँ क्या लिखा है, इट इज़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर विच कैन नॉट बी रीयूज्ड, और वहाँ पर क्या लिखा था, रीयूजेबल है। तो वही हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया। NCERT से डायरेक्टली क्वेश्चन है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिर हम जाते हैं 80 पर। जब हम क्वेश्चन नंबर देखो लास्ट ऑप्शन है एक बचा हुआ ना, ये वाला आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा 440 पर, है ना। तो ये आप देख लेना, आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 80 में आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया। ये भी बिल्कुल डायरेक्टली NCERT से क्वेश्चन है। 12th क्लास की NCERT में सेकंड पार्ट में 12 जो है चैप्टर पेज नंबर 367 पर और 368 पर आपको जाना पड़ेगा। तो देखिए 367 पेज नंबर पर जाएंगे तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ये वाला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, क्या है, साइनोहाइड्रिन। तो देखिए साइनोहाइड्रिन वाला कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए वाला 4, है ना। इसके अलावा ये एल्कोहल वाला है, एसीटल है ना, एसीटल वाला कौन सा हो जाएगा आपका, एल्कोहल वाला हो जाएगा। इसके अलावा बचे हमारे, एक तो बचा सिफेस, एक ऑक्साइम, है ना। तो देखो इसके लिए टेबल पे जाना पड़ेगा, टेबल 12.2 टेबल पर। तो इसमें देखिए सिफेस अमाइन मिलेंगे, ऑक्साइम हाइड्रोक्सिल एमीन मिलेगा आपको, है ना, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो आप मैच ऑफ द फॉलोइंग इजली ये हो जाएगा, है ना। देखिए सिफेस वाला आपका क्या था, अमीन, और ये हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ये ऑप्शन आपको इजीली डायरेक्टली क्वेश्चन NCERT से। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। यहाँ भी बॉइलिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शंस देखने के लिए 12th क्लास की NCERT में सेकंड पार्ट में चैप्टर नंबर 12 में 365 पेज नंबर पर जाएंगे तो आपको दोनों स्टेटमेंट इजीली देखने को मिल जाएंगे और दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, वो ज़्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से। और रीज़न क्या दिया है इन्होंने, वीक मॉलिकुलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड कीटोन ड्यू टू द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। जब जाएंगे पेज नंबर क्या लिखा हुआ था 365, जब आप 365 पेज नंबर पर जाएंगे तो आप ये देखिए यहाँ क्लियरली ये सब पढ़ेंगे। जब आप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन हायर देन ये हाइड्रोजन कंपेयर इट इज़ ड्यू टू वीक मॉलिकुलर एसोसिएशन, है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सेम मिल गया पॉइंट आपको, है ना। इसके अलावा सेकंड पॉइंट यहाँ से आपको मिल जाएगा। सेकंड वाला क्या है,
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन द एल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको जब आप देखेंगे ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड वाला। तो ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी से है। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। इस क्वेश्चन को आपको लगेगा ये एनसीईआरटी के बाहर का है, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से है। पहले तो इसका हम कॉन्सेप्ट देखेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखा है 12th क्लास की में, फर्स्ट पार्ट 4 चैप्टर 105 और 111 पेज नंबर पर। आपको देखो ये ग्राफ जो दिया हुआ है इसमें वाई और एक्स के बारे में बताना है। तो ये इन्होंने ऑप्शन में दे दिए हैं। एक बार इन्होंने लिया है जीरो ऑर्डर को लेके, एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए इन्होंने बोला है कि वाई रेट है और एक्स क्या है? कंसंट्रेशन है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्स तो कंसंट्रेशन रखा है लेकिन वाई को क्या कर दिया? टी हाफ। तो आपको ये बताना है कि ये ग्राफ करेक्ट है या नहीं है, है ना। कहने का मतलब है ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शन इनमें से देख के बताने हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है और ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगा, ठीक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आंसर समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसके अलावा आप पेज नंबर जाएंगे 111 पर, है ना। जब एग्जाम्पल 4.7 से ऊपर वाली जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको आप पढ़ेंगे तो हाफ लाइफ के बारे में दिया। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर कह रहा हूँ सॉरी कंसंट्रेशन पर। तो यही ग्राफ में एक तरीके से शो हुआ है, ठीक है। ये टी हाफ लाइफ है जो वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन पे, है ना। अब आप जब इसको देखेंगे जाके एग्जाम्पलर में, ये एग्जाम्पलर कौन सी है? ये 12th क्लास की। जब आप एग्जाम्पलर में जाएंगे 4th चैप्टर में तो आपको 32 क्वेश्चन एक तो ये देखने को मिलेगा। तो आपसे यहाँ बोला गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। तो देखो यही तो डायरेक्टली ग्राफ हुआ ना, वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया था? बाई, और यहाँ क्या लिख दिया है? कंसंट्रेशन। तो बात तो वही है ना, डायरेक्टली ग्राफ दे दिया उन्होंने। यहाँ पे एग्जाम्पलर में बाई की जगह पर टी हाफ लिख दिया है, तो बात तो वही है, वही ऑप्शन में दिए हुए थे। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये सही है। और आपको मालूम है एग्जाम्पलर में हर एक क्वेश्चन के वो भी दिए हुए होते हैं सॉल्यूशन, तो इसके अलावा भी इनमें से ग्राफ आपको सही मिलेगा। तो देखो 32 क्वेश्चन का आंसर देखो पहले तो एग्जाम्पलर में 32 के लिए पहला और चौथा वाला सही है। तो देखिए ये वाला सही है, तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो बात हो गई। ऐसे ही एग्जाम्पलर में जब आप जाएंगे क्वेश्चन 53 पर, जब आप क्वेश्चन नंबर 53 पर जाएंगे तो आपको ये ग्राफ दिए हुए हैं 4 और आपसे पूछा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन सा है, सेकंड ऑर्डर के लिए कौन सा है। तो देखो ये रेट वाला और कंसंट्रेशन वाला सेम यहाँ पे बाई लिख दिया था और यहाँ पे आर नॉट, और ऑप्शन में लिख दिया था बाई जो है वो रेट है और आर नॉट क्या है? कंसंट्रेशन है। और किसके लिए है ये बात? जीरो ऑर्डर के लिए। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ किसके लिए हो गया? जीरो ऑर्डर के लिए। तो आपके दोनों के दोनों ग्राफ एज इट इज़ एग्जाम्पलर से मिल गए या नहीं मिल गए? तो अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें और शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। हमारी मेहनत को भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, है ना। जब आप इसके वो देखेंगे सॉल्यूशन एनसीईआरटी में 53 क्वेश्चन का, तो देखो सेकंड ऑप्शन का आपको बी वाला देखने को मिलेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 53 को जब आप देखेंगे तो देखो सेकंड वाले का बी है कि नहीं। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए हो गया। तो एज इट इज़ दोनों के दोनों ऑप्शन आए हैं। वो फर्स्ट ऑर्डर वाला जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 32 में, ये रहा उसका भी फर्स्ट पार्ट, और एग्जाम्पलर में ही सेम चैप्टर में 53 क्वेश्चन आपको मिलेगा जीरो ऑर्डर वाला, ये रहा, है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। इसमें आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। तो आपको एनसीईआरटी में चारों के चारों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है ना, तो उसके लिए हम फर्स्ट वाला ऑप्शन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। बस बाकी आप ऑप्शन देख लेना। ये सारे पेज नंबर वगैरह सब लिखे हैं। 307 और 309 पेज नंबर पर जब आप जाएंगे तो 307 पर जब आप जाएंगे, ये रहा 307, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है? इनेंशियोमर वाला है ना। आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑन ईच अदर, है ना। तो आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। तो देखो ये है द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस और कॉल्ड इनेंशियोमर्स। यहाँ इन्होंने क्लियरली बोल दिया है नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज, है ना। और जबकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था? सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज, है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है और यही इसका आंसर है। बाकी रेशमिक मिक्सचर वाला ये सब आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। रेशमिक मिक्सचर वाला ये रहा, ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से, ये रहा, है ना। और SN1 वाला ये पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा 309 पर।
जब आप जाएंगे तो देखिए ये SN2 वाला आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, है ना। और SN1 वाले को देखने के लिए एक तो पहले आप इसको पढ़ोगे और इसको रिलेट करोगे इसी पेज पर इससे। इफ़ आ 50-50 रेशियो दे रखा है, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इज ऑब्टेन्ड, देन द प्रोसेस कॉल्ड रेशमाइजेशन। तो आप जब आप उसको देखेंगे ना SN1 वाले में रिलेट करके उसका आंसर है, ध्यान रखना SN1 रिएक्शन ईल्ड ये वाला है ना, और ये यहाँ से रिलेट करके आप जब पढ़ोगे तब आपको ईजिली ये देखने को मिलेगा, ये रेशमाइजेशन वाला। और फिर जब आप इसको रिलेट करोगे तो 50-50 का मतलब 1-1 रेशियो हो गया ना, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 और ये क्वेश्चन आपको जेल्डाल मेथड का आया है। इसको NCERT में एज इट इज है, डायरेक्टली क्वेश्चन है। ये 366 पेज नंबर पर जाएंगे, 11th क्लास सेकंड पार्ट 12 चैप्टर में। तो आपको ये यहाँ से देखिए 366 पेज नंबर ये है ना। तो जब आप इस पर जाएंगे थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो एंड एजो ग्रुप एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, एग्जाम्पल पाइरिडीन। तो जेल्डाल मेथड किन किन पर एप्लीकेबल नहीं है, जिनमें नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप हो जैसे नाइट्रो या एजो और रिंग में नाइट्रोजन हो तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आप ऑप्शन में देखिए नाइट्रो आ गया है ना, ये रिंग में नाइट्रोजन आ गया और ये एजो आ गया, तो ये तीनों के तीनों गलत हो गए ना ऑप्शन। तो सही ऑप्शन हमारा पहला वाला हो गया। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था जेल्डाल मेथड से। तो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली NCERT से ये क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। तो ऐसे क्वेश्चंस के सेम कॉन्सेप्ट और इसी टाइप के सेम क्वेश्चन आपको लगभग NCERT में देखने को मिल जाएंगे और इनका कॉन्सेप्ट बहुत इजी रहता है। इनका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो क्या क्या दे रखे हैं। तो जितना ज़्यादा निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा होगा वो कम निगेटिव वाले को या फिर पॉजिटिव वाले को रिप्लेस कर देगा उनके सॉल्यूशन में। जैसे अब मान लो जैसे सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन है, 0.76, निगेटिव में हम बात कर रहे हैं 0.76। तो ये क्या करेगा, जो निगेटिव वाला है निगेटिव 0.44 वाले को रिप्लेस कर देगा, ये 0.80 वाले को जो पॉजिटिव में वैल्यू है उसको भी रिप्लेस कर देगा और 0.34 को। अभी मैं आपको ये पहले NCERT में भी दिखाऊंगा। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू में देखें तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा पॉजिटिव वाले को रिप्लेस कर देगा। अब देखो NCERT में पहले हम चलते हैं इस क्वेश्चन को देखने के लिए। तो आप जब NCERT में जाओगे रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मिलेगा। तो 279 जब पेज नंबर पर जाओगे 11th क्लास की NCERT में चैप्टर नंबर 8 में, तो आपको ये टेबल देखने को मिलेगी। यहाँ भी इन्होंने क्या किया है, एज इट इज उठा के दे दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 298 केल्विन, यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। और देखो इनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है ना वो भी नहीं बदली है NCERT ने। देखो ये 4 जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, देखो डिक्टो सेम आपको दे रखे हैं, देखो है ना। तो अब देखो इसके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है, ये जितने भी नीचे की तरफ होंगे, कहने का मतलब नीचे की तरफ होंगे तो उतनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी और ऊपर की तरफ आप बढ़ोगे तो उतनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो होगा क्या, जो नीचे की तरफ हैं वो ऊपर वाले को रिप्लेस कर देंगे। जैसे Zn है तो Zn Cr+3 को भी रिप्लेस करेगा, Fe+2 को भी करेगा, Ni+2 को भी करेगा, Fe आपके क्वेश्चन में दे रखा है Cu2+ को भी करेगा, Ag+ को भी करेगा। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो तो आप सबसे पहले लिख लो जिसकी ज़्यादा निगेटिव है। तो सबसे ज़्यादा निगेटिव आपकी हो गई Zn की, फिर ऑब्लिक बना लो। फिर देखो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा निगेटिव किसकी दे रखी है, तो आपको क्वेश्चन में दे रखी है Fe की। फिर थर्ड नंबर पे देखो आपको दे रखा है Cu का, फिर दे रखा है Ag का, ठीक है। तो अब इनमें होगा क्या, Zn Fe को भी हटा देगा, Zn Cu को भी हटा देगा और Zn Ag को भी हटा देगा। लेकिन इनका उल्टा आप ले आओ कि Fe Zn को हटा दे तो नहीं हटा सकता, ये नहीं हो सकती रिएक्शन। सेम ऐसे ही अब Fe को लो तो Fe Zn को तो नहीं हटा सकता, लेकिन Fe हटा देगा Cu को और Ag को। सेम ऐसे ही Fe के लिए ना Ag हटा सकता है ना Cu। अब हम आगे देखो Cu के लिए, तो Cu सिर्फ और सिर्फ Ag को हटा सकता है यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्वेश्चन के हिसाब से Ag की और सबसे ज़्यादा नेगेटिव Zn की है। अब हम बात करें Ag की, तो Ag किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। में आ जाओ, तो देखो क्वेश्चन में हमारे क्या क्या मिले थे, अभी हमने बताया था। सबसे पहले आपका मिला था Zn के बाद मिला था हमारा Fe,
और Fe के बाद मिला था हमारा Cu और Cu के बाद मिला था हमारा Ag। तो देखो अब रिएक्शन में देखो ये Zn है, ठीक है, तो Zn Fe को रिप्लेस कर दे रहा है, खुदा जा रहा है SO4 के साथ, तो ये रिएक्शन तो हो जाएगी क्योंकि Zn सबसे ज़्यादा नेगेटिव है और वो इधर के किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। अब आप पहले थर्ड वाला देखो, थर्ड में भी Zn ये है, इसने क्या करा Cu को हटा दिया, भैया Zn हटा सकता है क्योंकि Zn सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। फिर आ गया Fe Cu को हटा सकता है, सही बात है क्योंकि Fe की वैल्यू नेगेटिव में होती है और Cu के कंपैरिजन में Cu पॉजिटिव में आ जाता है ना। अब देखो ये वाली रिएक्शन देखो Ag और Cu, तो अब अभी तक क्या हो रहा था, ये इसको हटा रहा था Zn Fe को, या मतलब लेफ्ट वाला राइट वाले को हटा रहा था, लेकिन अब सेकंड वाली क्वेश्चन में क्या हो गया, राइट वाला लेफ्ट वाले को हटा रहा है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि Ag की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होती है कंपेरिजन देन Cu Ag को तो हटा सकता है। अगर ये हो जाता कि यहाँ पे Ag दे देते और यहाँ पे Cu दे देते, ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाती, लेकिन अब जबकि इस रिएक्शन में क्या किया है कि Ag Cu को हटा रहा है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है और यही हमारा आंसर फिर हो जाएगा क्योंकि ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी सेकंड वाली। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को NCERT में देखने के लिए आपको डिफरेंट जगह पर दिखेंगे सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन। जब आप जाएंगे 282 पेज नंबर पर रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर 11th क्लास 8th चैप्टर में, तो देखो एक आपको देखने को मिलेगा ये वाली रिएक्शन 8.28 क्वेश्चन, सॉरी रिएक्शन कह रहा हूँ 8.28 क्वेश्चन को जब आप देखोगे ये, तो देखो इसमें भी क्या बोला गया कि कौन सा मेटल इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। तो ये क्वेश्चन भी हम 298 केल्विन पर मानकर जो टेबल वहाँ दे रखी है टेबल नंबर 8.8 के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो लगभग वही सेम कॉन्सेप्ट आ गया, नहीं आ गया। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन देखो तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12th क्लास में 3rd चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे देखो आपको सबसे पहले 3.1 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर इन विच डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स, लगभग वही क्वेश्चन। ऐसे ही यहाँ पे देखो जैसे आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड वहाँ दे रखे थे, यहाँ भी दे रखे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कह दिया अरेंज इन मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बस चीज़ें बदल दी है। ऐसे ही इन्होंने देखो अगला क्वेश्चन, अगला तो नहीं, और देखो आप NCERT में, अच्छा ठीक है, NCERT के अलावा जब आप रिडॉक्स रिएक्शन मतलब 11th क्लास में 8th चैप्टर में जाओगे तो आपको एग्जाम्पलर में NCERT एग्जाम्पलर में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखो पे दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड टेक प्लेस, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी है और आपसे पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी, तो वही सेम कॉन्सेप्ट आ गया ना। तो आप इस क्वेश्चन को बाहर NCERT से कैसे कह सकते हो। आप एक और देखो क्वेश्चन नंबर 3rd सेम चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन में, तो 3rd क्वेश्चन को देखोगे, हाँ भी वही चीज़, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी और आपसे पूछ लिया इनमें से कौन सा करेक्ट है, मतलब कौन किसको रिड्यूस करेगा या कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है ना। क्वेश्चन नंबर आपको 4 देखने को मिल जाएगा, एग्जाम्पलर में 5 देखने को मिल जाएगा। तो ये मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली NCERT से कहूँगा, इस क्वेश्चन को आप इनडायरेक्टली NCERT से नहीं कह सकते, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन V केमिस्ट्री के अंदर का क्वेश्चन नंबर 86, आपको मैच कराना है। आप जाएंगे 12th क्लास में, सेम ये देख लेना, पेज नंबर 152 पर जाते हैं तो 6.1 टेबल आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं तो वो आप देख लेना, हीमेटाइट Fe2O3, तो ये इजीली यहाँ से आप मैच कर लोगे। ये सब दे रखे हैं, हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, कैलेमाइन, तो हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, कैलेमाइन और काउलिनाइट, जो भी आप प्रोनाउंस करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन 87 है। 87 क्वेश्चन है, इसमें से आपसे बोला गया कि इनमें से कौन सा फॉर्म्ड नहीं होगा जब एसीटोन रिएक्ट करेगा 2 पेंटेनॉन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। ये जो क्वेश्चन है वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन है। ये अगर आपको क्रॉस एल्डोल के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लेते, ठीक है। तो इसको देखने के लिए जब आप NCERT में जाओगे पेज नंबर 372 पर, 372 पेज नंबर पर जूम करके देखोगे तो आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जब इसको कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 4 प्रोडक्ट बनते हैं इस रिएक्शन में, 2 3 4। तो देख लेना इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको करके क्वेश्चन को, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं, इसको भी मैं डायरेक्टली NCERT से कहूँगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लुकास टेस्ट के बारे में है ना। तो इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको गलत और सही बताना है। इसको देखने के लिए डायरेक्टली NCERT से क्वेश्चन है, एज इट इज़ उठा हुआ आया है, 12th क्लास 2nd पार्ट 11 चैप्टर 338 पेज नंबर, है ना। जब यहाँ पर आप जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा
ये जो दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में लुकास टेस्ट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर HCl एंड ZnCl2 उन्होंने लुकास रीजेंट। जब आप NCERT में देखोगे पेज नंबर 338 पर, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ एल्कोहल, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जो क्वेश्चन में बोला गया है, विद HCl डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन एंड ऑफ द लुकास टेस्ट। ठीक है, सही है। और ये आपको दे दिया है ना, एल्कोहल आर सॉल्युबल इन लुकास रीजेंट भी यहाँ पे दे दिया है। तो मतलब ये पहला वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसी के आधार पे हम उनको आपस में एक दूसरे से भेद कर पाएंगे, है ना। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है इन केस ऑफ टर्शरी एल्कोहल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस, ये नहीं सॉरी, ये वाला पॉइंट देखिए आप यहाँ से, प्राइमरी एल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, पहला तो करेक्ट हो गया, सेकंड वाला देखिए, प्राइमरी एल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विद लुकास रीजेंट। ये कह रहे हैं कि टर्बिडिटी को तुरंत प्रोड्यूस कर देता है, और जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो आंसर देख लीजिए, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन NCERT से है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। इस क्वेश्चन में आपको रेडियस दी हुई है सेकंड वोर ऑर्बिट की, किसमें, हीलियम आयन की 105.8 pm, है ना। और आपसे रेडियस पूछ ली गई है किसकी, थर्ड वोर ऑर्बिट किसकी, लिथियम आयन की। तो देखो, जब आप NCERT में पेज नंबर 48 पर जाएंगे, बाकी डाटा यहाँ से देख लेना ये सब, जब 48 पर जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ से इजीली देखने को मिल जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है ना, तो ये देखो, ये तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जो Rn है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, n² की। और यहाँ पर n क्या है, जो भी आपको वोर ऑर्बिट बोली गई हो वो है ना। इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ों को कंपेयर करके निकालना है ना। तो जैसे R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1² इंटू Z2/N2²। यही तो हो जाएगा ना। देखो, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनको जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इस तरीके से ही दो चीज़ें हो जाएंगी ना। तो अब अगर आप R1 मान लो हीलियम को, तो हीलियम R1 है, तो हीलियम के लिए सेकंड बोर ऑर्बिट हीलियम आयन रख लो यहाँ, है ना, अपॉन आपसे पूछी गई है R3 किसकी, लिथियम +2 की, इक्वल टू, अब N1 किसकी हमने हीलियम की ली थी, तो हीलियम का जो n का मतलब क्या है, वोर ऑर्बिट, तो 2 दी हुई थी, तो 2 का स्क्वायर अपॉन ये Z1 क्या है, Z1 है हीलियम का एटॉमिक नंबर। हीलियम का एटॉमिक नंबर देखिए 2 है, तो यहाँ हमने 2 रख दिया या इनटू। अब Z2 क्या है, Z2 है लिथियम का एटॉमिक नंबर, तो लिथियम का होता है एटॉमिक नंबर 2 अपॉन N2²। N लिथियम का वोर ऑर्बिट क्या बताई गई, थर्ड, तो ये स्क्वायर। तो देखो 3 से ये कट गया, 2 से ये स्क्वायर कट गया ऊपर वाला। तो देखो, हमें हीलियम की रेडियस दी हुई है 105.8 अपॉन, और हमको लिथियम की निकालनी है R3 वाली, इक्वल टू, ये क्या हो गया, 2, ये सब कट गया है ना, तो 2/3 ये बचा। तो इसको इधर ले जाओगे तो ये इधर आ जाएगा, है ना। तो R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105.8 इंटू 3/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको 158 लगभग समथिंग मिल जाएगा। और अगर आप देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ इतने को, है ना। अब आप इसको 0.8 की जगह पे पूरा 106 मान लो, तो 106/2 इंटू 3 ये हुआ ना, तो R3 ये निकालना है आपको, है ना। तो ये इससे कटेगा 53 इंटू 3 इक्वल टू R3, तो R3 इक्वल टू 159। ठीक है, हमने ध्यान रखना, ये पॉइंट वाला हमने डायरेक्ट इसको पूरा सॉल्व नहीं किया है, हमने डायरेक्ट अप्रॉक्स ले लिया। तो 159 के अप्रॉक्स जो आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर है। तो देखो, ये आंसर सही है हमारा थर्ड वाला। तो इजी क्वेश्चन है डायरेक्टली NCERT से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। ये क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT से है। आपको आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पता होगा, PV = nRT होता है। n क्या होता है, मोल, R जो है आपकी वैल्यू आपको ये दे ही दिया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर आपको दे रखा है, वॉल्यूम आपको दे रखा है, आपको निकालना क्या है, प्रेशर। तो देखो, प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 32, है ना। इसके अलावा आपको R की वैल्यू ये दी हुई है 0.0831 इंटू टेम्परेचर, जब ये केल्विन में है, देखो ये केल्विन में, यही चीज़ बस यहाँ मेनली देखनी है। तो
केल्विन में ये निकालेंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो 273 प्लस 27 तो ये हो जाएगा इंटू 300, ठीक है। और जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इसके नीचे आ जाएगा ना इधर, तो अपॉन ये काटा पीटी करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4.9 वार। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन, और एनसीईआरटी में देखने के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट 5th चैप्टर 145 पेज नंबर। जब आप 145 पेज नंबर पर जाएंगे तो पीबी इक्वल टू एनआरटी आपको बड़ा बड़ा देखने को मिल जाएगा, है ना। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, और 91 क्वेश्चन जो है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अंदर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सिर्फ ये डाटा बदल दिए हैं बस, बाकी सेम क्वेश्चन है। और देखो जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को बोनस दिया है, क्योंकि जो अभी मैं आपको फॉर्मूला या एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिखाऊंगा उसके अकॉर्डिंग जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा इसका 10.4115 वोल्ट। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो देखो एनसीईआरटी में जब जाओगे 12th क्लास की में 73 पेज नंबर पर, और इसका ये फॉर्मूला दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लोगे। और देखो एनसीईआरटी में जब आप जाओगे पेज नंबर 75 पर, 75 पेज नंबर को जूम किया तो देखो ये सेम क्वेश्चन है, डिक टू सेम। इन्होंने मतलब जो रिएक्शन है वो तक चेंज नहीं किया, सिर्फ डाटा बदल दिया है ये वाला। इस क्वेश्चन को यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। आप ये जो सॉल्यूशन इसका, आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको पता होंगे, तो जब आप उस तरीके से सॉल्व करोगे तो उसका आंसर 10 पॉइंट कुछ आ रहा था जो कि ऑप्शन में नहीं था। तो ये क्वेश्चन अभी फिलहाल बड़ी बड़ी कोचिंग्स ने बोनस दिया है, बाकी एनटीए देखते हैं क्या देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, इसमें आपको आईयूपीएसी नेम बताना है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका पूरा कॉन्सेप्ट होगा। जब आप एनसीईआरटी में जाओगे 345 पेज नंबर पर 11th क्लास की में सेकंड पार्ट 12 चैप्टर, जब आप जाओगे तो यहाँ पे ये आपको टेबल दे रखी है, और आपको यहाँ भी दे रखा है द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी, ठीक है। ऑर्डर की प्रायोरिटी आपको देखनी है, तो आपको एल्कोहल यहाँ मिल गया है ना। बाकी आपको क्या लिख दिया, देखो हेलोजन वगैरह जो होते हैं वो आप प्रीफिक्स की तरह यूज़ करोगे, ना कि आप सफिक्स की तरह यूज़ करोगे, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बोल दी। तो देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी है कि फंक्शनल ग्रुप वगैरह आईयूपीएसी ग्रुप प्रीफिक्स, तो यहाँ इन्होंने बोल दिया कि आप किसको प्रीफिक्स यूज़ करोगे, किसको सफिक्स, ठीक है। तो OH है, OH को आप प्रीफिक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो और सफिक्स की तरह भी। अब देखिए ये रहे हैलाइट है ना, तो इनको सिर्फ और सिर्फ हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स। देखो ये प्रीफिक्स वाली टेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्वेश्चन में अब आप आ जाओ कहाँ है, तो जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे इसके कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, तो आपको देखो फंक्शनल ग्रुप मेनली देखना है, क्योंकि बाकी सब क्या है इनको प्रीफिक्स की तरह हम यूज़ करेंगे। अब आप देख लो OH कहाँ से पास पड़ रहा है, काउंट करोगे तो 1 2 3 4 पर आ रहा है, इधर से करोगे तो 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से काउंट करने पे 3 पे, इधर से काउंट करने पे 3 पे, तो इधर से ही हम लेंगे ना, क्योंकि इधर से हमारा एक जो है हेलोजन ग्रुप भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3, तो पहले नंबर पर आपका ब्रोमो, 5 पर क्लोरो। ब्रोमो और क्लोरो को हम कैसे लगाएंगे, अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो B पहले आता है तो ब्रोमो देन क्लोरो। 4 पे क्या है हमारा, 4 पे है हमारा 1, अब इसको मैं मिटा दूँ पहले, 1 2 3 4 पे हमारा ये मिथाइल ग्रुप आ गया, और हेक्सेन क्योंकि 6 कार्बन की है हेक्सेन, और थर्ड पे हमारा एल्कोहल ग्रुप है तो ऑल। इजी क्वेश्चन है, आप इसको एनसीईआरटी से बाहर नहीं कहोगे, हर टीचर पढ़ाता है और बहुत इजी जो है आपको ये देखने को मिला था आईयूपीएसी वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको बोला गया है कि न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है ये पूछा गया है। तो जब आप एनसीईआरटी में 12th क्लास की में पेज नंबर 234 पर जाएंगे, मतलब बिफोर F ब्लॉक, मैंने यहाँ क्लियर लिख दिया बिफोर F ब्लॉक, तो अब जब आप जाएंगे तो इसको जूम करके जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये लिखा है न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन आयोडाइड टू आयोडेट, और रिडॉक्स रिएक्शन आपने चैप्टर पढ़ ही रखा होगा, ये वाली रिएक्शन होगी। और जब आप इसको देखो इस पर कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, 4 ऑक्सीजन पे क्या होता है -2, तो 4 2 जा 8, ठीक है 8 होता, और ये -1 है, ठीक है, तो ये हो गया -1 दे रखा है ना, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Mn का +7, और ऐसे ही ऑक्सीजन का यहाँ 2, तो -2 तो 2 × 2 -4, तो ये हो गया +4।
तो देखो कितना गया, mn प्लस 4 से प्लस 7 से प्लस 4। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन हो गए हैं ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 94। ये एज इट इज़ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल्कुल डिक्टो सेम, बस डाटा बदला हुआ है बस, ठीक है। ये 11, बाकी इसका कॉन्सेप्ट जब आप देखेंगे तो 200 पेज पर जाएंगे 11th क्लास में, तो आपको ये वाला अगर कॉन्सेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, है ना। और जब आप एनसीईआरटी में जाओगे तो 7.33 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इसका पेज नंबर है 236। 7.33 क्वेश्चन आप देखोगे तो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी से कहूँगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, इसका तो एनसीईआरटी ने डाटा तक चेंज नहीं किया है। तो 12th क्लास में जाओगे पेज नंबर 23 पर, जब आप एग्जाम्पल देखोगे 1.4, तो एनसीईआरटी ने देखो डाटा तक चेंज नहीं किया और आंसर भी यही सेम आ रहा है। देखो डाटा ये देखो ये रहे। एनसीईआरटी ने क्या किया, यहाँ से इस क्वेश्चन को उठाया और नीट के पेपर में हिला के डाल दिया, तो आंसर भी यही, डाटा भी सेम, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में भी एनसीईआरटी ने क्या करा, एनसीईआरटी से पॉइंट उठाए और डायरेक्ट नीट के पेपर में डाल दिए। देखिए कैसे, यहाँ से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दूँ, इसका आंसर AV डिविलियर्स है, जो साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी है, AVD। तो A, B और D सही है। तो देखो एनसीईआरटी में जब आप जाओगे 11th क्लास की में पेज नंबर 407 पर, तो जब आप यहाँ पर जाओगे 407 पर, तो 407 पेज नंबर पर मिलेगा, द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन पॉल्यूटेड एयर कैटालाइजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखो क्या क्या देखने को मिले, ऑक्सीजन, ओजोन और हाइड्रोजन परऑक्साइड, और बाकी ये पार्टिकुलेट मैटर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पार्टिकुलेट मैटर और ओजोन और हाइड्रोजन परऑक्साइड देखने को क्या नहीं मिला, हाइड्रोकार्बन। तो ये तीनों ऑप्शन किस में है, ये तीनों ऑप्शन साउथ अफ्रीका के AV डिविलियर्स में दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही हो जाएगा, AVD। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया ये भी एनसीईआरटी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97, और 97 क्वेश्चन का सेम कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, बिल्कुल डिक्टू सेम। उसमें भी आपको बेंजाइल एल्कोहल बनाने के बारे में सिखाया जाएगा। जैसे अब आप देख लीजिए कैसे, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 13.8 एक्सरसाइज में 9 वाला, एनिलीन टू वेंजाइल एल्कोहल। जब आप एनिलीन से वेंजाइल एल्कोहल बनाने के लिए सीखोगे तो बीच में ये यहाँ से स्टेप आएगा, ये यहाँ से स्टेप आएगा ये। तो जब आप बेंजाइल एल्कोहल बनाओगे एनिलीन से, तो ये स्टेप सारे बीच में आएंगे। तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन, अब आप डायरेक्टली बोलो नहीं बोलो वो आप कमेंट में मुझे बताना, आप इसको डायरेक्टली बोलोगे या इनडायरेक्टली बोलोगे, है ना। लेकिन अगर आपको ये करना पूरा आता है, इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा होगा, तो आप देख लेना कैसे एनिलीन से वेंजाइल एल्कोहल बनता है। तो अब आप इसको डायरेक्टली कहोगे इनडायरेक्टली कहोगे वो कमेंट में बताना। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। इसमें आपको एल्कीन का नाम बताना है, ठीक है। और आपको अगर ओजोनोलिसिस के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ABCD की तरह हलवा लगेगा। जैसे देखिए, जब आप एनसीईआरटी में जाएंगे पेज नंबर 391 और 405 पर, है ना, तो 391 पर जाएंगे तो ये ओजोनोलिसिस आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए ओजोनोलिसिस में क्या हुआ, एक एल्कीन है, उसका रिएक्शन हुई किसके साथ, ओजोन के साथ। फिर बाद में रिएक्शन फॉलोड किसके साथ हुई, Zn+H2O, ठीक है। तो क्या बने, इथेनॉल और मिथेनॉल, है ना। तो अब आप देखिए यहाँ भी तो यही बोला गया है ना कि आपको एल्कीन का नाम बताना है, रिएक्शन किनके संग हुई, ओजोन के संग। फिर रिएक्शन फॉलोड बाई ZnH2O, तो फॉर्मल्डिहाइड बना और 2-मिथाइल प्रोपेनल बना। तो आपको एल्कीन का नाम बताना था, आंसर हो गया 3। आपको इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13.7 405 पेज नंबर पर। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये भी ओजोनोलिसिस का है। तो ये मैं बाहर से क्वेश्चन नहीं कहूँगा। इस क्वेश्चन के बारे में आपकी क्या राय है, ये डायरेक्टली है एनसीईआरटी से इनडायरेक्टली, वो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, ये एज इट इज क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आया, सिर्फ और सिर्फ इसके डाटा शायद डाटा बदले हुए हैं। अभी देखते हैं एनसीईआरटी में क्या है। तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट के बारे में बता दें तो आपको 4.15 इक्वेशन से देखने को मिल जाएगी 107 पेज नंबर पर। 107 पेज नंबर पर जाएंगे तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस फॉर्मूला से, है ना। ये इक्वेशन 4.15 एनसीईआरटी में जब आप जाएंगे तो आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। यहाँ आपको रेट कांस्टेंट बताना है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन में बोला गया है, बस डाटा बदला हुआ है, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। तो इसको आप डायरेक्टली बाहर से कहोगे क्वेश्चन को या इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से कहोगे, वो मुझे कमेंट में बताना। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, और इस क्वेश्चन को देखने के लिए आप 12th क्लास के में फर्स्ट पार्ट 9 चैप्टर में 259 और 260 पेज नंबर पर जाओगे तो आपको ये यहाँ से ये पूरा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। और 260 पेज नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा
ये जो लिगेंड है ना, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, देखो ये रहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जितने ज़्यादा उतनी एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ पे देख लो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग EN3 हुआ, फिर EN2 हुआ, फिर EN अकेला रह गया। तो आंसर आ गया CAV और यही इसका आंसर है। इसके साथ सारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। इसमें बहुत सारे पेज हमने यूज़ किए हैं, 203 पेज, लगभग 203 पेज की ये PDF पूरी बन गई थी। अगर आपको नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहे चैप्टर वाइज चाहे ईयर वाइज चाहिए तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, और अगर आपको नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का NCERT में एनालिसिस चाहिए तो राइट साइड वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ हमने एक्चुअली इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, है ना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्यूचर डॉक्टर्स।